देखते हैं कि अवयस्क के अभिभावक द्वारा अचल संपत्ति की संविदाएं। कहने का मतलब अवयस्क के अभिभावक, तो अवयस्क का अभिभावक कौन होता है? उसका गार्जियन होता है। उसके द्वारा अचल संपत्ति के संबंध। अचल संपत्ति कौन सी होती है? जो चल नहीं सकती। जो रुपया होता है वो चल संपत्ति होता है। बच्चों आपको जानेंगे, वो एक बैंक से दूसरे बैंक में जा सकता है। 10 रुपए के नोट से वो 20 रुपए के नोट में परिवर्तित हो सकता है। लेकिन अचल संपत्तियां जो होती हैं वो स्थिर होती हैं, ये चलायमान नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें अचल संपत्तियां मानी जाती है। जैसे घर, तो घर अगर अम्बेडकर नगर में है तो मुरादाबाद थोड़ी उड़ के चला जाएगा, वो अम्बेडकर नगर में ही रहेगा। प्रॉपर्टी अगर आपने लखनऊ में खरीदी है तो कानपुर में नहीं मिलेगी, लखनऊ में ही रहेगी। तो इसीलिए उसको अचल संपत्ति कहा गया है। तो अचल संपत्ति ना समझ पाइए तो बस इतना ही समझिए कि किसी नाबालिग लड़के के गार्जियन के द्वारा किसी संपत्ति की संविदा, ऐसी संपत्ति जो इधर से उधर ना जा सकती है, तो कौन सी? घर हो गया, मकान हो गया, ये सारी चीजें होंगी। तो अब हमारी जो शुरुआत ही होती है, मेरी एक बड़ी खराब आदत है, मेरी जो शुरुआत होती है वो केस से ही शुरुआत होती है, क्योंकि केस के साथ समझाने में जो है बड़ा मजा आता है। तो मीर सरवारजन बनाम फखरुद्दीन। डीपीटी विजुअल नहीं है, डीपीटी विजुअल नहीं है। तो मीर सरवारजन बनाम फखरुद्दीन में एक अवयस्क के अभिभावक यानी एक नाबालिग लड़के के पिता ने एक अवयस्क के लिए, एक नाबालिग अपने पुत्र के लिए भूमि को क्रय करने की संविदा की, यानी कि खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया किसी व्यक्ति के। तो अवयस्क ने संविदा के विनिर्दोष पालन के लिए वाद की, और तथापि वह संविदा अवयस्क के हित में थी, फिर भी अवयस्क का वाद खारिज कर दी। ध्यान दीजिएगा, एक पिता ने अपने नाबालिग पुत्र के लिए एक आदमी से उन्होंने जमीन को खरीदने का जो है वो संविदा की, और पार्टी में जमीन क्या नाम है, फिर जो है इस संविदा में कुछ विवाद हुआ तो विनिर्दिष्ट पालन के वाद, तो विनिर्दिष्ट पालन के वाद, तो इसको जो है न्यायालय में चैलेंज कर दिया गया है। तो वह संविदा अवयस्क के हित में थी। क्यों? अरे भाई ऐसे समझिए ना, नाबालिग बच्चा है, इसको एक प्रॉपर्टी मिल जाती, लेकिन फिर भी न्यायालय ने इसको क्या किया? खारिज कर। अभी के लिए इतना समझिए बस, अभी आगे और केस पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो एक वाद में श्री काकुलम सुब्रमण्यम, तो ये सुखामण्यम नाम लिखा गया है भाई, हिंदी में थोड़ा सा जल्दी से टाइप वाइप करने में मुझे थोड़ी दिक्कत, तो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो टाइप करते हैं, लेकिन उनसे भी दिक्कत होती है। जैसे इस समय नई मैम ज्वाइन की है अंतिमा पांडे जी, तो अंतिमा पांडे जी बड़ी यंगेस्ट हैं और भगवान ने उनको बड़ा ही जो है खूबसूरत और ज्ञानवर्धक बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनकी जो लिखावट है खासतौर से हिंदी की टाइपिंग में बहुत ज्यादा गलतियां उनकी आ रही हैं। वो अस्मिता की जगह ज्वाइन की हैं अंतिमा पांडे। ऐसे तो वो कहने के लिए तो पीएचडी होल्डर है, पीपीटी बनाने में एक्सपर्ट हैं, लेकिन जितना उनको भगवान ने अच्छे से बनाया है उतना अगर वो पीपीटी अच्छे से बनाना जान जाए तो शायद हम लोग कहीं और पहुंचे। बस यही एक कमी रह गई, भगवान ने उन्हें तो बहुत अच्छा बना दिया लेकिन पीपीटी बनाने मुझे कमजोर समझ। तो उनके द्वारा पीपीटी में कभी कहीं ऐसा ऐसा भी शब्द, सुब्बा राव की जगह एक दिन रखी थी मुरब्बा राव, तो सुब्बा राव एक केस में आया था, फैमिली लॉ चल रहा था, फैमिली लॉ का सब्जेक्ट चल रहा था, तो उसमें लिखा था सुब्बा राव, तो उन्होंने कहा था मुरब्बा राव। तो बताइए सुब्बा राव को मुरब्बा राव में से कैसे? ये थोड़ा गलत हो गया। तो श्री काकुलम सुखामण्यम, तो सुखामण्यम नहीं है वो सुब्रमण्यम है। तो श्री काकुलम सुब्रमण्यम बनाम कुर्रा सुब्बा राव में प्रिवी काउंसिल ने अपना पहला निर्णय दिया और कहा कि सुब्रमण्यम के वाद में जो प्रत्यर्थी एक अवयस्क ने अपने पिता द्वारा लिए गए ऋण को समाप्त करने के लिए अपने अभिभावक और मां के माध्यम से कुछ भूमि को अपीलार्थियों को विक्रय करने हेतु एक करार किया। लंबा है सेंटेंस, थोड़ा सा समझिएगा। एक ऐसा बच्चा था जो कि अवयस्क था, लेकिन उसके माता पिता ने कर्ज लिया हुआ था किसी से, तो उसने अपने माता पिता के कर्ज को निपटाने के लिए एक एग्रीमेंट किया एक व्यक्ति के साथ, कुछ धन लेने के लिए, कुछ ऋण लेने के लिए। तो अब और थोड़ा सा देहातिया लैंग्वेज में लहरिया अंदाज में चलते हैं।
कि जो थोड़ा सा तनी भेली खा ले यार, गाँव की मिल है। तो कहने का मतलब, ये तो जो बच्चे होंगे सर से पकड़ लिए होंगे, लेकिन जो हमारे जैसे हैं उनको थोड़ा सा समझाने के लिए दो शब्द यूज करता हूँ। इस विवाद में हुआ क्या, एक लड़का था, काफी बड़ा हो गया था, लेकिन वो बालिग नहीं हुआ था, वो नाबालिग था। लेकिन उसके पिता ने और इन माता ने मिलकर कुछ कर्ज लिया हुआ था। तो उसने सोचा कि मेरे माता पिता के ऊपर बड़ा लोड पड़ रहा है, तो चलिए कुछ हम लोगों के पास जमीन है, इस जमीन को बेच देते हैं और माता पिता का कर्ज जो है निपटा देते हैं। तो जमीन को बेचने के लिए उसने जो है एक एग्रीमेंट किया। ध्यान दीजिएगा आप, माता पिता को उसको फायदा होना है, माता पिता के नाम से प्रॉपर्टी है, लड़का जो है वो संविदा कर रहा है। तो भूमि का कब्जा भी अपीलार्थी को दे दिया गया है। अब ये हुआ कि बिक्री किया जाएगा, तो भूमि का जो कब्जा था जमीन पे, कब्जा भी उसको दे दिया गया। अवयस्क ने तब उसी भूमि का कब्जा वापस प्राप्त करने के लिए बात किया। ध्यान दीजिएगा, उसने कब्जा दे दिया, लेकिन फिर वो न्यायालय में गया उसी कब्जे को वापस पाने के लिए। और यह अभिनिर्धारित किया गया कि जो नाबालिग था, यानी जो अवयस्क ने अपने पिता को ऋण के लिए बाध्य था, या ये कह सकते हैं कि अपने पिता के ऋण को समाप्त करने की अपनी मां के माध्यम से की गई संविदा जो विधिमान्य थी, अतः अवयस्क द्वारा उस आचरण के लिए बाध्य था। तो यह भी प्रेक्षित किया गया, और अगर मां और अभिभावक ने उस व्यापार में कोई भी लाभ ना लिया होता, तब भी प्रत्यर्थी जो था, यानी अपीलार्थी, अपील करने वाला व्यक्ति जो था, को भूमि विक्रय करने की विधिमान्य संविदा नहीं की जा सकती। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। समझना बस इतना ही था कि अगर माता पिता कोई कर्ज लिए हैं और नाबालिग बच्चा भी किसी के साथ संविदा करता है, तो वह उसको भी न्यायालय जो है वो खारिज कर देगा। एक विधिमान्य संविदा का रूप जो है वो विधिमान्य। इसी तरीके से दुर्गा ठाकुरानी बनाम स्वयं, तो दुर्गा ठाकुरानी बनाम स्वयं का उड़ीसा उच्च न्यायालय ने प्रिवी काउंसिल के ऊपर बताए गए निर्णय को निर्देशित किया कि अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसी संविदा प्रवर्तनीय थी। इस वाद में एक देवता के मार्फत ट्रस्टी या न्यासी, ट्रस्ट होता है ना, ट्रस्ट ट्रस्ट या फिर न्यास संस्था ने एक विधिक आवश्यकता के अंतर्गत देवता की संपत्ति की विक्रय की संविदा की, तो अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसी संविदा विनिर्दिष्ट प्रवर्तनीय। कहने का तात्पर्य होगा कि दुर्गा ठाकुरानी बनाम स्वयं में उड़ीसा उच्च न्यायालय की जो कोर्ट थी, उसने जो ऊपर आपने अभी एक सुब्रमण्यम का केस देखा है, उसके तहत उसने निर्णय को एक निर्देश दिया और अभिनिर्धारित किया कि ऐसी संविदा प्रवर्तनीय थी। ऐसी संविदा प्रवर्तनीय थी, तो कौन सी थी? इसका वाद था कि इस वाद में एक देवता के मार्फत था, या एक देवता के मार्फतदार। तो मार्फतदार यानी ट्रस्टी या न्यासी एक देवता का, ये नहीं होता है ना यार, कोई जैसे जैसे गोरखपुर का गोरखनाथ है, वो है संस्थान है, तो गोरखनाथ संप्रदाय, गोरखनाथ एक देवता है लेकिन वो संस्था। तो ऐसी संस्था जहां पे देवताओं से जुड़ी हुई बात हो, एक विधिक आवश्यकता के अंतर्गत, एक उसने कहा एक न्यायाल मतलब एक विधिक आवश्यकता, मतलब न्याय के अधीन आवश्यकता, जो सरकारी कार्य था जिसमें न्याय एक जनता के लिए वो अच्छा होता, ऐसा न्याय के लिए, ऐसे न्याय के अंतर्गत देवता की संपत्ति की विक्रय, यानी उस देवता जो वहां निवास करते थे उस वाली संपत्ति को विक्रय करने की संविदा की। तो न्यायालय ने अभिनिर्देश किया कि यह संविदा विनिर्दिष्ट और विनिर्दिष्टता प्रवर्तनीय थी। आप लोग समझ गए होंगे। इसीलिए जब मंदिर वंदिर कहीं बना रहता है, सरकार बड़े आसानी से उसको तोड़ करके वहां दूसरा निर्माण कर देती है, वहां कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि यह कोर्ट में एक रूल है, नियम है कि ऐसा किया जाए, ऐसी सुविधा जो मान्य मानी जाए।
अवयस्क के लिए लाभकारी संविदा बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द माइनर। ऐसी कौन सी संविदा है जो कि एक नाबालिग के लिए जो है वो विद्यमान है? तो कहता है कि जबकि अवयस्क द्वारा कोई भी उत्तरदायित्व उपगत नहीं कराया जा सकता, उसे किसी लाभ को प्राप्त करने से विवर्जित नहीं किया गया। अगर किसी अवयस्क के बंधक की अग्रिम राशि दी है और बंधक उसके पक्ष में हित है, तो वह संविदा प्रवर्तन के बाद वो ला सकता है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि उसे किसी लाभ को प्राप्त करने से विवर्जित नहीं किया गया। अगर किसी नाबालिग ने बंधक की अग्रिम राशि दी, यानी कि जो बंधक हुआ उस बंधक के एडवांस रूप में कुछ अगर उसने धन दे दिया है और उसके बंधक के हित में, तो वह संविदा प्रवर्तन के लिए वो जो वाद को ला सकता है, ऐसा भी है। तो इसी कारण अगर किसी अवयस्क के लिए उसके अभिभावक द्वारा संविदा की जाती है, यानी अगर किसी माइनर के लिए उसके गार्जियन के द्वारा एक संविदा की जाती है, तो वह अवयस्क के लाभ के लिए होती है। अगर पिताजी आप नाबालिग हैं और आपके लिए कहीं पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके लाभ के लिए। तो अवयस्क की क्या होती है? लाभ के लिए होती है, और वह उस संविदा पर वाद लाने का अधिकारी होता है। अगर ऐसी संविदा में किसी वाद विवाद हो जाए, तो वह नाबालिग जो है वो वाद लाने का अधिकारी होता है, क्योंकि वह उसके हित के लिए। अब इसी में अगर हम एक केस देखें, ग्रेट अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का नाम मदन। तो ग्रेट अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी से आप तुरंत समझ गए होंगे कि ग्रेट अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं एक इंश्योरेंस कंपनी है, तो वो किसी न किसी के लाभ के लिए ही काम करते हैं। तो ग्रेट अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बना मदन लाल में एक नाबालिग ने, यानी एक अवयस्क ने, एक अवयस्क के अभिभावक यानी उसके गार्जियन ने अवयस्क की संपत्ति के लिए आग के विरुद्ध बीमा कराया। संपत्ति के लिए आग के विरुद्ध बीमा करवाया। तो बीमा कंपनी को यह पता था कि संपत्ति का स्वामी एक अवयस्क है। नहीं, बीमा कंपनी को भली बात पता था कि हम जिसके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं वो तो एक नाबालिग है, वो तो एक अवयस्क है। तो बाद में बीमा करवाई गई संपत्ति आग द्वारा नष्ट हो गई। तो उसने एक, मान लीजिए गोदाम ही रहा होगा, तो एक नाबालिग था, उसने एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक करार किया कि यदि हमारे गोदाम में कभी आग वाग लग जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी के लिए आप इंश्योरेंस कंपनी इसका वहन करो। तो हुआ क्या, उसके गोदाम में आग लग गई और उससे उसकी क्षति भी हुई। तो एक अवयस्क ने अभिभावक के अवयस्क की संपत्ति के आग विरुद्ध करवाया। आग के विरुद्ध जो वो क्या करवाया? बीमा करवाया। किसने करवाया? अवयस्क के अभिभावक ने, यानी कि उसके गार्जियन ने। और कंपनी को यह पता था कि संपत्ति जिसकी है उसका स्वामी जो है वो एक अवयस्क है, यानी मकान जो प्रॉपर्टी थी उसका जो मालिक था वो एक नाबालिग। लेकिन उसके पिता ने एक जो है एग्रीमेंट करवाया था एक इंश्योरेंस कंपनी से। क्योंकि वादी अवयस्क था तो बीमा की संविदा शून्य थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। क्योंकि अवयस्क था तो उसके साथ किया गया करार शून्य ही होता है, आप पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन यह अभिनिर्धारित किया गया कि अवयस्क उस रकम की मांग अधिकारी से कर सकता है। कैसे? कि प्रतिवादी की दलील को अस्वीकार करते हुए कहा कि अगर प्रतिवादियों की दलील ठीक है तो इसका अर्थ है कि अवयस्कों की संपत्ति का बीमा नहीं करवाया जा सकता। फिर सुनिए कि बीमा की गई, जो बीमा की गई संविदा हो गई वो शून्य थी, लेकिन यह अभिनिर्धारित किया गया कि अवयस्क उस रकम की मांग का अधिकारी था। किस मांग का? जो उसके साथ एग्रीमेंट हुआ था इंश्योरेंस कंपनी से, उस मांग का वो अधिकारी था, वो अपना मांग सकता था नुकसान। तो प्रतिवादी की दलील को अस्वीकार करते हुए, तो प्रतिवादी कौन था? मदन लाल। ग्रेट अमेरिकन लिमिटेड कंपनी बनाम मदन लाल। गलत हो रहा है। तो कहाँ तो अवयस्क उस रकम की मांग का अधिकारी था। तो प्रतिवादी की दलील को अस्वीकार करते हुए, अगर प्रतिवादियों की दलील ठीक है तो इसका अर्थ है कि अवयस्कों की संपत्ति का बीमा नहीं करें।
इसी प्रकार अगर एक अवयस्क लड़की का पिता उसके लिए विवाह की संविदा करता है तो वह संविदा भंग के लिए वाद लाने का अधिकारी है। तो एक अवयस्क को उसके जीवन में स्थिति की योग्य आवश्यक वस्तुएं भी पहुंचाई जा सकती और उन आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने वाला व्यक्ति उस अवयस्क की संपत्ति के प्रतिपूर्ति से। देखिए मामला क्या हुआ, अपने धारिया अंदाजे को मामला हुआ कि एक अवयस्क, एक पिता ने एक अवयस्क की प्रॉपर्टी के लिए उसने जो इंश्योरेंस कंपनी से एक इंश्योरेंस, और फिर गोदाम में आग लग गई। तो ये बिल्कुल कथन सत्य था कि बच्चे को ये मांग करने का पूरा अधिकार था कि वो इंश्योरेंस कंपनी से मांग करे, लेकिन इसमें जो जजमेंट आया वो ये आया कि जब एक बच्चा नाबालिग है, कोई गार्जियन उसके साथ कोई संविदा किसी के साथ कैसे करवा सकता है या किसी इंश्योरेंस की कंपनी के साथ। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर एक व्यक्ति है जो कि नाबालिग है, उसके नाम की कोई प्रॉपर्टी है, तो न्यायालय कहता है कि इसके साथ जो है किसी इंश्योरेंस कंपनी की संविदा तो हो ही नहीं सकती है ना, क्योंकि वह एक नाबालिग है। तो प्रतिवादियों की दलील ठीक, तो इसका अर्थ है कि अवयस्कों की संपत्ति बीमा द्वारा नहीं कराया जा सकता। तो इसी प्रकार एक अवयस्क लड़की का पिता उसके विवाह के लिए एक संविदा करता है तो वह संविदा भंग करने के लिए वाद लाने का अधिकारी है। एक अवयस्क को उसके जीवन में स्थिति के आवश्यक वस्तुएं भी पहुंचाई जा सकती और उन आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने वाला व्यक्ति उस अवयस्क की संपत्ति से प्रतिपूर्ति का अधिकारी। तो करीम खान बनाम जयकर, ये हम आपको ये नहीं बता रहे हैं, आप यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो रामायण चलती है उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको कोई नियम बताया जा रहा है, कोई धारा बताई जा रही है। नियम धाराएं अलग चीज है। न्यायालय सिर्फ नियम और धारा के ऊपर नहीं चलता है। न्यायालय को यह भी देखना होता है कि कहीं हमारे किसी एक फैसले से जो है किसी समाज के किसी व्यक्ति को कोई हानि ना हो जाए, किसी को ठेस ना पहुंच जाए या इस समाज को कोई उससे ठेस ना पहुंच जाए। ये वो बातें हैं जो जो ये सब जो आप पढ़ रहे हैं ये कोई जजमेंट है, लेकिन ये वो नहीं है कि किसी धारा को मानते हुए जजमेंट दिया गया है। यहाँ स्पष्ट रूप से आप सुनिए, ध्यान दीजिए क्या है, यहाँ कोई धारा और सेक्शन की बात नहीं की जा रही, यहाँ एक समझदारी की बात की जा रही है, क्योंकि न्यायालय हमेशा स्वविवेक के ऊपर आधारित होता है, इसीलिए उसको सबसे बड़ा कहा गया है कि सबसे बड़ा कौन होता है, जुडिशियल पावर सुप्रीम कोर्ट होता है, वह फैसला देता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ऐसा नहीं है कि वो जो किताब में लिख दी गई धारा तो उसी के अनुसार वो फैसला दे, वो स्वविवेक के ऊपर भी समाज के हित में भी कुछ संदेश को लागू कर सकता है। तो इस तरीके के जो केसेस होते हैं यहाँ पे न्यायालय स्वविवेक से एक सोच समझ के साथ फैसला देता है कि क्या होना चाहिए। तो गेट इंश्योरेंस कंपनी मदन लाल में एक अवैध विवाह के साथ संपत्ति के आग के लिए उसने इंश्योरेंस कराया था, आग लग गई, फिर वो न्यायालय में जाकर के बात किया कि श्रीमान हमारे गोदाम में आग लग गई है, बीमा कंपनी को मुझे प्रतिकर देना चाहिए, मेरा नुकसान की पूर्ति करनी चाहिए। तो संपत्ति आग द्वारा नष्ट तो हो गई, तो अवयस्क द्वारा संपत्ति के नुकसान के लिए प्रतिकर प्राप्त करने हेतु कंपनी के विरुद्ध की गई कार्रवाई है अभिवचन किया कि चूंकि वादी एक अवयस्क था। किसने अभिवचन किया? उसने, ग्रेट ब्रिटेन इंश्योरेंस कंपनी ने कहा, उसने कहा कि वादी तो एक अवयस्क था तो बीमा की संविदा तो शून्य थी। हाँ, लेकिन न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अवयस्क चूंकि रकम की मांग अधिकारी का था तो प्रतिवादी को दलील स्वीकार करते हुए कहा कि अगर प्रतिवादियों की दलील ठीक है तो इसका अर्थ है कि अवयस्कों की संपत्ति बीमा नहीं कराया जाता। उसका अधिकार तो था क्योंकि उसने बीमा करवाया था, लेकिन न्यायालय कहा कि नहीं, अगर प्रतिवादियों की दलील ठीक है तो इसका अर्थ ये होगा कि अवयस्कों की संपत्ति को बीमा नहीं कराया जा सकता। तो इसी प्रकार एक अलग और केस निकलता है जिसमें होता है एक नाबालिग लड़की का पिता उसके विवाह की अगर किसी के साथ संविदा करता है तो वह संविदा भंग के लिए वाद लाने का अधिकारी है। अगर एक लड़की का पिता किसी एक लड़के के साथ कहता है कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा और फिर उसका मन विचल जाता है कि मैं इस लड़के के साथ विवाह नहीं करूंगा, लड़का मुझे पसंद नहीं है, तो उसके पास अधिकार सुरक्षित होता है, वो संविदा को भंग कर सकता है। क्यों?
क्योंकि वह उसके जीवन की स्थिति के योग्य के आवश्यक है। जो वह लड़का उसके लड़की के स्थिति के जीवन के योग्य के जो है वो नहीं है, इसलिए उसके जो है वो कर। एक और केस देखते हैं, करीम खान बनाम जयकरण। तो करीम खान बनाम जयकरण में न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि किसी मुस्लिम नाबालिग मामले में, यानी किसी मुस्लिम लड़की के मामले में या अवयस्क के मामले में, अवयस्क की मां को अवयस्क के लिए ऋण की संविदा करने की शक्ति प्राप्त होती है और अवयस्क उस ऋण समुदाय के लिए जो है वो बाध्य होता है। तो करीम खान बनाम जयकरण में यह अब निर्धारित किया गया कि किसी मुस्लिम अवयस्क के मामले में, किसी मुस्लिम लड़की, नाबालिग लड़की के मामले में, जो नाबालिग लड़की की मां को उस नाबालिग के लिए, यानी उसकी मां को नाबालिग के लिए ऋण की संविदा यानी कर्ज लेने की संविदा करने की शक्ति प्राप्त होती है, वह अपने एक नाबालिग बच्चे के लिए, उसके जीवन यापन के लिए चाहे तो किसी से जो है वो ऋण ले सकती है, कर्ज ले सकती है, और अवयस्क उस ऋण संदाय के लिए बाध्य होता है। तो मुस्लिम एक बात है कि अगर कोई लड़की है या लड़का है, वह एक अवयस्क है और उसके लिए अगर उसकी मां किसी प्रकार का किसी से कर्ज ले लेती है, तो वह लड़का भी बाध्य हो जाता है, भले वह नाबालिग है, उस कर्ज को चुकाने। ऐसा कुछ जो है वो हुआ था मामला करीम खान बनाम जयकरण। तो राघवाचार्य बनाम श्रीनिवासा में क्या हुआ था? तो बनाम श्रीनिवासा में यह निर्धारित किया गया कि अगर किसी अवयस्क के हित में कोई बंधक, यानी एक माइनर, एक नाबालिग के लाभ के लिए, उसके हित के लिए कोई बंधक चीज रखी गई है और अवयस्क ने पूरी बंधक राशि को अग्रिम कर दिया है, और जो अवयस्क है उसने जो सामान उसके पास सुरक्षित है उस पूरे रकम को, उस सामान के पूरे रकम को उसने जो क्या कर दिया है, दे चुका है, अग्रिम कर चुका है, तो संविदा अवयस्क या उसके किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रवर्तनी होती है। तो ऐसी स्थिति में जो संविदा है वह किसी अवयस्क या उसके किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रवर्तनी होती है। वह अवयस्क लड़का चाहे तो उसको प्रवर्तनी करा सकता है, और उसके चाहे तो वो उसका कोई तीसरा मालिक आकर के उसको जो है वो करा सकता है। इसी तरीके से केस आता है अब्दुल गफ्फार बनाम प्यारेलाल। तो अब्दुल गफ्फार बनाम प्यारेलाल में लाहौर उच्च न्यायालय ने बंबई उच्च न्यायालय द्वारा जो ऊपर निर्देश दिए गए थे वो बंबई उच्च न्यायालय के थे, तो बंबई उच्च न्यायालय द्वारा बताए गए निर्णय को अपनाया और निर्धारित किया, अगर प्रतिवादियों द्वारा अवयस्क वादियों से हाथी दांत की वस्तुएं भी प्राप्त की जाती हैं। हाथी दांत को इसलिए उदाहरण लिया गया क्योंकि बहुत मूल्यवान माना जाता है। तो अब्दुल गफ्फार बनाम प्यारेलाल में लाहौर उच्च न्यायालय ने बंबई उच्च न्यायालय की बात को मानते हुए कहा कि अगर प्रतिवादियों द्वारा अवयस्क वादियों से हाथी के दांत की वस्तुएं भी प्राप्त की जाती हैं, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि जिसकी वजह से उन्हें वस्तुओं के मूल्य के संदाय के लिए ना कहा हो। कहने का तात्पर्य हो गया, अगर प्रतिवादियों द्वारा ध्यान दीजिएगा, अगर प्रतिवादियों द्वारा अवयस्क वादियों जो नाबालिग हैं, ऐसे वादी से हाथी की दांत की वस्तुएं अगर प्राप्त की जाती हैं, कि अगर जो वादी नाबालिग है अगर उससे हाथी के दांत भी लिए जाते हैं, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि जिसकी वजह से उन्हें वस्तुओं के मूल्य के संदाय के लिए ना, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि उन्हें उसका पैसा वापस करने के लिए जो है वो ना करें। ये एक अवयस्क के लिए कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं जो उसके लिए लाभकारी होती हैं। तो इन जो अभी हमने पढ़ा है 2-4 केस, वो लाभकारी किन स्थितियों में होती हैं वो हमने जो है आपको बताने का प्रयास किया कि अगर मुस्लिम लड़का है, उसके लिए उसकी माँ ने उसके लिए कोई कर्ज ले लिया है, तो लड़के की भी पूरी जिम्मेदारी होती है उस कर्ज का निपटान करने के लिए, भले वो बालिग होकर के उस कर्ज को निपटान करे हो जाए। ऐसा एक न्यायालय में जो है वो नियम है। ग्रेट अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी में आपने देखा कि एक गोदाम है जो एक अवयस्क के नाम है, गोदाम में आग ना लगे इसके लिए फायर कंपनी के साथ उसका एग्रीमेंट होता है, आग लग जाती है, अधिकार तो होता है उसका कि उससे कर्ज जो है मांगा जाए, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी आई कि न्यायालय इनकार नहीं किया, ये करार नहीं हो सकता क्योंकि ये नाबालिग के गार्जियन के द्वारा, लेकिन फिर भी उसके उस पर केस चला था, उस पर फैसला आया था।
तो ऐसी कुछ समस्याएं जो है कभी कभी कोर्ट के सामने आ जाती हैं, जिस वजह से बयानबाजी जो है वो करनी पड़ती है। उसी के कुछ ये तथ्य थे, कुछ पॉइंट थे जो आपको बताना हमने उचित समझा। ऐसा आप ना समझे कि सिर्फ धारा के अनुसार सरकार को था, वो समय, माहौल और दस्तूर को देखते हुए भी जो है वो फैसला देती है। तो भागीदारी में अवयस्क की स्थिति क्या होती है? अगर पार्टनरशिप की स्थिति बनती है तो उसमें जो है अवयस्क की स्थिति। तो भागीदारी में अवयस्क की स्थिति, पोजीशन ऑफ द माइनर ऑफ द पार्टनरशिप। तो भागीदारी संविदा से उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही बात है, दो पक्षकार होते हैं तो संविदाएं भागीदारी होती हैं, तो भागीदारी संविदा से उत्पन्न होती है। अतः यह आवश्यक है कि भागीदारी को संविदा के पक्षकार संविदा करने में सक्षम होने चाहिए। बिल्कुल सही है, अगर भागीदारी संविदा हो रही है तो दोनों पक्षकार जो है संविदा करने के लिए सक्षम होने चाहिए। तो सक्षम पक्षकार कौन होता है? आप भली बात जाते हैं, जो बालिक होता है, जो विकृत चित्त मानसिकता का नहीं होता है, स्वस्थ चित्त मानसिकता का होता है। ठीक। और अगर अवयस्क संविदा करने में अक्षम होने के कारण भागीदारी नहीं बन सकता, अगर किसी अवयस्क को अन्य वयस्क व्यक्तियों के साथ पूर्ण रूप से भागीदारी बनाया जाता है तो वह करार शून्य। कहने का मतलब दो लोगों में संविदा होनी है। अगर एक व्यक्ति जो है उसमें से नाबालिग है और नाबालिग वाला कहता है कि हमारी तरफ से राहुल सर रहेंगे, तो ऐसी संविधाएं भी शून्य हो जाएंगी, क्योंकि मैं उसकी तरफ से कोई वाद नहीं प्रस्तुत करता, वो स्वयं अपने आप खुद का जो है एक मालिक। और संविदा का विलेख उन वयस्क भागीदारों के बीच भी अपरिवर्तनीय होगा, यानी कि प्रवर्तनीय होगा ही नहीं, यानी कि वो संविदा का निर्माण लेगा ही नहीं। इसके अलावा कोई व्यक्ति जो बालिग हो चुका है और उसकी आयु को वो प्राप्त कर चुका है और मतलब एक अच्छे चित्त वाला है, स्वचित्त वाला है, तो किसी अभिकर्ता को नियोजित जो है वो कर सकता है। यहाँ अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। अगर कोई नाबालिग है, नाबालिग अगर किसी के साथ संविदा करता है, तो अगर वो नाबालिग है तो पहली बार संविदा करेगा तो शून्य हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो किसी और को अपने साथ मिला करके संविदा कर ले तो विद्यमान नहीं हो जाए, नहीं, वो शून्य ही रहेगी। लेकिन हाँ, अगर वो लड़का बालिग हो जाता है, 18 वर्ष पूरा कर लेता है, अगर वो बालिग हो जाता है फिर किसी के साथ वो संविदा करता है, और चाहे तो खुद संविदा करे, चाहे तो किसी को अपनी तरफ से रख करके संविदा करे, तब भी उसको विधि मान्यता मिल जाती है, विधिमान्य हो जाता है। तो एक अवयस्क जो है वो मालिक कभी नहीं बन सकता है, कहने का तात्पर्य। और भागीदारी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भागीदारी में जितने भागीदार मालिक बनाया जाता है यानी माना जाता है, और तो वो अभिकर्ता होने के अलावा भी, क्योंकि कोई अवयस्क मालिक नहीं बन सकता है, कोई एक माइनर जो है वो मालिक नहीं बन सकता, तो यही कारण है कि वो भागीदारी में हिस्सा भी नहीं ले सकता। क्योंकि भागीदारी का नियम ये कहता है कि दोनों जो है वो सक्षम होने चाहिए। इस पूरे पंचायत का बस एक ही कारण था, एक शब्द में लाइन में साला खत्म नहीं कर पाते, किताब वाले लंबा चौड़ा लिख के बताना पड़ता है आप लोगों को। अरे भाई एक बात समझिए कि अगर कोई अवयस्क है वो किसी के साथ संविदा कर रहा है तो संविदा शून्य हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भागीदारी संविदा भी कहती है कि दोनों पक्षकार सक्षम होने चाहिए। बस इतना ही तो समझाना था यार, इसमें कौन सा बहुत बड़ी बात थी। तो अवयस्क संविदा के लिए सक्षम नहीं होता, लेकिन वह लाभ जो है वो प्रतिग्रहित करता है या कर सकता है। तो अवयस्क की उस स्थिति के अनुसार भागीदारी या भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 30 यह घोषणा करती है। इसमें सेक्शन 30 का एक जिक्र आता है, मुझे याद है तो याद इस तरह पढ़ गया। तो भागीदारी अधिनियम की धारा, आप भागीदारी अधिनियम पार्टनरशिप एक्ट आप पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, मेरे ख्याल से है आप। तो भागीदारी अधिनियम में सेक्शन 30 यह घोषणा करती है। तो अवयस्क एक माइनर एक अवयस्क जो है संविदा करने के लिए सक्षम नहीं होता, लेकिन वह लाभ प्रतिकर कर सकता है। अवयस्क की उस स्थिति के अनुसार भागीदारी संविदा अधिनियम की अगर धारा 30 को देखें तो वह यह घोषणा करती है कि एक अवयस्क किसी फर्म में भागीदार तो नहीं है। ध्यान दीजिएगा, एक अवयस्क किसी फर्म में भागीदार नहीं हो सकता। फर्म क्या होती है आप लोग जानते हैं ना, कि बताऊं? जानते हैं सर हम। हाँ, जैसे एक कंपनी होती है उसी तरीके से एक फर्म भी होती है, ठीक है ना। फर्म वो होती है जो व्यापार लिए लोग यूज करते हैं।
फर्म जो छोटा मोटा व्यापारी यूज करता है उसे फर्म कहते हैं। फर्म छोटी होती है, बहुत छोटी भी नहीं होती है, करोड़ों का टर्न ओवर। तो एक अवयस्क किसी फर्म में कारखानों के भागीदारी तो नहीं बन सकता। कहने का मतलब एक अवयस्क है अगर, तो वो किसी बिजनेस में किसी फर्म में पार्टनर तो नहीं बन सकता। हाँ, परंतु उस समय के सभी भागीदारों की सहमति से उस अवयस्क को भागीदारों के लाभों के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब एक एग्रीमेंट के द्वारा एक नोटिस जारी कर करके अगर सब लोग सम्मति दे दे, यानी जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है कंपनी के, जितने मेंबर हैं, जो मालिक है, अगर वो सहमति दे दे तो उसके उस बिजनेस से होने वाले लाभ में वो हिस्सेदार बन सकता है, लेकिन वो भी कभी पार्टनर नहीं बन सकता जब तक कि वो बालिग ना हो जाए। तो अगर किसी अवयस्क को भागीदारी के लाभों से जो है उसे किया जाता है, प्रविष्ट किया जाता है, तो उसे संपत्ति के उस भाग को, फर्म के फायदे के उस भाग को उनके बीच हुए करार के अनुसार प्राप्त करने का अधिकार होता है। जिस तरह से होता है कि जिस तरह से उस फर्म के पार्टनर दूसरे मिल करके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों मिल करके जिस हिसाब से करार करते हैं, जिन शर्तों का करार करते हैं, तो उन शर्तों के अनुसार वह उसको प्राप्त करने का, यानी उसका लाभ पाने का जो अधिकारी होता है, और उसे उस फर्म के लेखों तक पहुंचने, निरीक्षण और उनमें से किसी लेखा जोखा की प्रतिलिपि निकालने का भी अधिकार होता है। ऐसा अवयस्क किसी व्यक्ति, किसी पर व्यक्ति, पराये व्यक्ति या किसी तृतीय व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से फर्म के किसी कार्य के लिए बाध्य नहीं होता। कहने का मतलब वो जांच पड़ताल पत्रावली की कर सकता है, देख रेख कर सकता है, लेकिन वह किसी कार्य में जो है भाग लेने के लिए, हिस्सेदार बनने के लिए वो नहीं होता है, लेकिन उसका हिस्सा जो है उसे कुछ नियमों के तहत उसे मिलता है, बाध्य होता है। तो प्राप्तव्य होने या वयस्कता प्राप्त करने के लिए उस पर अवयस्क के पास यह विकल्प होता है, या तो वह भागीदार बन जाए या फिर भागीदार ना बने, या फिर फर्म को छोड़ दे। ये भैया उसके ऊपर निर्भर करता है। बड़ा मजेदार बात है, यहाँ पे एक छोटी सी अंतिमा पांडे जी की गलती आपसे। भागीदारी अवयस्क के संविदा में कोई केस नहीं, कोई केस नहीं, लेकिन फिर भी ये नीचे धारा 12 लिखती है, इसमें केस लिखती है। इनको हम क्या कहें, कितना चलिए बहरहाल तो समझ गए होंगे आप लोग, केस नहीं है यहाँ पे, केस नहीं। तो अब देखते हैं कि पराक्रम में लिखतों में अवयस्क की, तो माइनस पोजीशन इन द केस ऑफ नेगोशिएबल डिसीजन। तो पराक्रम लिखित अधिनियम, तो पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881, ये सब अलग अलग, जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसी तरीके से ये सब भी अधिनियम है। तो पराक्रम में लिखित अधिनियम 1861 की धारा 26 वो कहती है कि पराक्रम लिखितों के मामलों में संविदा पक्षकारों की क्षमता के बारे में विवरण होती कुछ बातें हैं। क्या कहती है? वो कहती है कि प्रत्येक संविदा करने के लिए सक्षम व्यक्ति, तो कहती है कि प्रत्येक संविदा करने के लिए सक्षम व्यक्ति जिस विधि के अंतर्गत वह आता है स्वयं को बाध्य कर सकता है, और किसी वचन पत्र, विनियम पत्र या चेक को भी वो निष्पादित कर देता है। लिखने, प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन, परिधान और पराक्रम द्वारा भी बाध्य हो जाता है। तो एक अवयस्क स्वयं को छोड़कर, एक नाबालिग अपने आप को छोड़ करके जो दूसरे पक्षकारों के लिए या दूसरे पक्षकारों को बाध्य करने के लिए ऐसी लिखित को जो है वो लिख सकता है, यानी कि लिखित दस्तावेजों पर पंजीकृत करके वो जो है वो कर सकता है, और किसी वचन पत्र या विनियम पत्र या चेक को निष्पादित करके लिखने या प्रतिग्रहण करने या पृष्ठांकन करने या परिधान करने का पराक्रम द्वारा भी बाध्य हो जाता है। तो एक अवयस्क स्वयं को छोड़कर अन्य पक्षकारों को बाध्य करने के लिए किसी प्रकार से लिखित दस्तावेज को लिख सकता है, और उसका पृष्ठांकन, पृष्ठ का अंकन और दान यानी कि परिदान और पराक्रम में जो है वो कर सकते हैं। अब इसी में एक बात आती है धारा 26। तो जैसा कि आपने देखा, अभी मैंने बताया, तो धारा 26 में वो अवयस्क की दी गई स्थिति की तुलना अपने पैरों में
बताए गए संविदा करने में जो है सक्षम व्यक्ति के साथ करते हैं। पैरा मतलब आप पैर मत समझिए, जो उनके पैराग्राफ हैं जो आप अभी पढ़े हैं इन पैरों के अनुसार, यानी पैराग्राफों के अनुसार। तो हम पाते हैं कि अवयस्क दो कार्यों के लिए असमर्थ होता है। कौन सा कार्य? पहला तो ये कि वचन पत्र बनाने के, देखिए लिखने के लिए वो होगा, लिख लेगा, उस पर अपनी पढ़ के पुष्टि कर देगा, लेकिन उसको बनाने के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि न्यायालय ऐसा मानता है कि जो 18 वर्ष से कम जो ऊपर का व्यक्ति होता है, जो 21 वर्ष के ऊपर का व्यक्ति होता है, उसे ही माना जा सकता है कि वह एक समझदार है और लिखने का और समझने का और शब्दों का कार्यान्वयन करने का उसके पास एक अच्छा ढंग है। तो इसलिए एक अवयस्क जो है, अगर उसके साथ कोई जो है कार्य की बात आती है, तो कार्यों के लिए तो असमर्थ होता ही है। एक कंपनी में वो पार्टनर बन गया, तो पार्टनर बनने के लिए वो पार्टनर नहीं बन गया, लेकिन उसके द्वारा होने वाले लाभ को ले सकता है, लेकिन वो कोई कार्य नहीं कर सकता है, जांच पड़ताल पत्रों की कर सकता है। दूसरा कि वो वचन पत्र बनाने के लिए, तो वचन पत्र भी वो नहीं बना सकता, यानी वो एग्रीमेंट पेपर नहीं बना सकता है, लिख सकता है। ठीक समझ में आ रहा है ना? तो और द्वितीय ये है कि वो किसी विनियम पत्र के प्रतिग्रहण, तो किसी विनियम पत्र यानी कि जो अर्थ अर्थ जगत से रिलेटेड समस्याएं, रुपए की लेन देन, ऐसे मामले हैं जो विनियम पत्र हैं, तो के लिए प्रतिग्रहण यानी अगर कोई प्रस्ताव दिया तो उसका प्रतिग्रहण करने के लिए भी वो बाध्य नहीं होता, वो नहीं कर सकता। इसका कारण स्पष्ट है कि वचनकर्ता के मामले में मुख्य बाध्यता निष्पादन द्वारा किए गए वचन पर निर्भर करती है, और विनियम पत्र के मामले में यह प्रतिग्रहीता के परिवचन पर निर्भर करती है। तो ये प्रतिग्रहीता के वचन के ऊपर निर्भर करती है, प्रतिग्रहीता प्रस्ताव पर कैसा वचन देता है, उसके आधार पर ये संविदा का निर्माण होती है। तो अगर वे संविदा करने में अक्षम है तो पूरी लिखत अप्रवर्तनीय हो जाए। अतः यह आवश्यक है कि वचन पत्र का निष्पादक और विनियम पत्र का प्रकरण संविदा करने में सक्षम व्यक्ति द्वारा ही होना चाहिए। तो अगर कोई नाबालिग व्यक्ति है, किसी कंपनी में जाता है, तो कंपनी में जाकर के कंपनी में जाकर के अगर वो किसी कंपनी के साथ करार करता है, तो वह उसमें पार्टनर नहीं बन सकता है, बल्कि एक एग्रीमेंट के तहत वो उसमें कमाए गए धन में हिस्सादारी बनने के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन हाँ, इसी में एक बात और आती है कि अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जाए जो शर्तों के सहित हो जाए, अगर उसमें ये बात हो जाए कि 18 वर्ष के बाद ये पार्टनर के रूप में हो जाएंगे कंपनी में, तो वो मान्य हो जाए। लेकिन अभी अगर कोई व्यक्ति जाता है किसी कंपनी में, तो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स जो हैं, अगर एक एग्रीमेंट के तहत वो चाहे तो उसका लाभ देने के लिए उसको बाध्य कर सकते हैं, बट उसको पार्टनर नहीं बना सकते। लेकिन एक शर्त होगी कि वह कंपनी में हो रहे किसी कार्य में अपना हिस्सा नहीं ले। हाँ, जो लिखित दस्तावेज है, पंजीकृत दस्तावेज है, उन पंजीकृत दस्तावेजों की देख सकता है, जांच कर सकता है। दूसरा ये, कोई वह वचन पत्र का निर्माण नहीं कर सकता है, वचन पत्र नहीं बना सकता। वचन पत्र क्या होता है? वचन के लिए जो पत्र बनाया जाता है, जो एग्रीमेंट पेपर बनाया जाता है। और द्वितीय कि विनियम पत्र के प्रतिग्रहण के लिए भी वो जो है सक्षम नहीं होता है। तो इसका कारण स्पष्ट है कि वचन पत्र के मामले में कुछ जो बाध्यताएं हैं वो निष्पादित द्वारा किए गए वचन पर निर्भर करती हैं, और विनियम पत्र के मामले में यह प्रतिग्रहीता के परिवर्तन पर जो है परिवचन पर निर्भर करती है। तो अगर वे संविदा करने में अक्षम है, यानी संविदा करने में सक्षम नहीं है, अक्षम है, तो पूरी लिखत अपरिवर्तनीय हो जाएगी। कहने का मतलब कि संविदा एग्रीमेंट जो लिखता है, उसका जो लेख लिखता है, वो एक मेजर होता है। लेकिन आप ये बताइए, अगर कोई एग्रीमेंट हुआ उस क्या नाम है कंपनी में, और एक माइनर अगर लिख देगा वचन पत्र, तो वो तो बेकार हो जाएगा, क्योंकि माइनर अगर वचन पत्र लिखता है तो वो शून्य माना जाता है, वो वचन पत्र लिख ही नहीं सकता। तो ये सब नियम इसीलिए बनाए गए हैं कि मैच्योरिटी लेवल होनी जरूरी होती है, इसीलिए ये सब संविधाओं के कुछ नियम इसमें बनाए गए कि पास है, कुछ में बनाए गए कि ये नियम नहीं। तो
अभिकरण की संविदा में अवयस्क की स्थिति पोजीशन ऑफ अंडर माइनर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का समय खत्म होता है, 1 घंटा हो गया। अब यहाँ पे पेड क्लास वालों की क्लास चलेगी।